तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में मैनेजर कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मैनेजर को कमीशन देनी है तो मतलब हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में आएगा। और पैसे देने हैं तो लाइबिलिटी में आएगा। तो मैनेजर के कमीशन डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट एंड लाइबिलिटी साइड दो जगह जाएगी। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है उसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जनरली दो तरह से पॉइंट होता है। और ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट 99% आती है आपके फाइनल एग्जाम में। तो एडजस्टमेंट दो तरीके से दी होती है। पहले मैं बात कर रहा हूँ, नंबर वन, कमीशन अलाउड टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कि मैनेजर को कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है, निकल कर आ रहा है, उसका 10% हम मैनेजर को कमीशन देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले पीएनएल अकाउंट बना लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, अदर इनकम लिख दी, सारे खर्चे लिख दिए एक्सेप्ट कमीशन। और हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दी, लिखा नहीं मैंने कहीं, लिखा नहीं है इसमें, बस कैलकुलेट कर दिया इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके। तो मेरा प्रॉफिट आया 9900। और ये जो प्रॉफिट आया, ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर कमीशन, क्योंकि कमीशन तो मैंने अभी दी नहीं है। और कमीशन कितनी देनी है? 10%। किसका? प्रॉफिट कौन सा? बिफोर कमीशन। तो उसका दे दो 10%। 9900 का 10%, यानी कि 990। तो ये आ जाएगी टू मैनेजर कमीशन 990। और बाकी बच गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना बचेगा? 9900 में से 990 गए, 8910। ठीक है जी। ये तो एक पहला केस हो गया कि कमीशन जो देनी है मैनेजर को, कमीशन देने से पहले वाले प्रॉफिट का 10% देनी है। तो कमीशन देने से पहले मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, मेरा कितना निकल कर आ रहा है। उसका 10% जो कमीशन बनती है वो पीएनएल के डेबिट में आएगी, लाइबिलिटी में आएगी, बचा हुआ नेट प्रॉफिट आ गया। ये कौन सा प्रॉफिट है? बिफोर चार्जिंग कि आफ्टर चार्जिंग? आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। लेकिन ये जनरली नहीं देते क्योंकि इजी है। क्वेश्चन में क्या देंगे? कमीशन अलाउड टू मैनेजर, commission allowed to manager 10% of the net profit after charging such commission. Commission allowed to manager 10% of the net profit after charging such commission. कि कमीशन देने से के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, ठीक उसका 10% देनी है कमीशन। फिर से सुनो, यानी मैनेजर को कमीशन देनी है और वो प्रॉफिट में से माइनस होगी जैसे अभी हुई है। तो वो क्या कहना चाह रहा है? इतनी कमीशन दो मैनेजर को कि प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वो कमीशन उसका ठीक 10% ही बननी चाहिए। यानी हम अपने मैनेजर को कह रहे हैं कि भाई तू हमें जितना प्रॉफिट दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर मैनेजर ने हमें कितने रुपए कमा कर दिए बिजनेस में? 8910 कमीशन देने के बाद। हम अपने मैनेजर को कह रहे हैं, हमें नहीं पता भैया, हमें इतना बताया कि तू जितना हमें देगा हम उसका 10% कमीशन देंगे। तो हमें उतने पैसे जितने तू हमें देगा उसका 10% बननी चाहिए तेरी कमीशन। यानी हम कह रहे हैं उसको कि तुझे हम कमीशन देंगे आफ्टर चार्ज 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अच्छा, मान लो सारा क्वेश्चन यही का यही है, मतलब खर्चे इनकम सब यही है। तो प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा था हमारा? प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा था? प्रॉफिट बिफोर कमीशन, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, पी एंड एल अकाउंट बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय अदर इनकम टू एक्सपेंसेस। तो सारी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके मेरा आ रहा है प्रॉफिट बिफोर कमीशन 9900। अब मुझे इतनी कमीशन देनी है, मुझे इतनी कमीशन देनी है कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मुझे इतनी कमीशन देनी है कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा
ये जो कमीशन है उस प्रॉफिट का ठीक 10% होनी चाहिए, यानी 10% ऑफ 9900 नहीं होनी चाहिए, 10% ऑफ दिस अमाउंट। अब कैसे करें? मैथ के स्टूडेंट है तुम में से, बहुत बेसिक था। मैथ में क्या करते हैं, एज्यूम, अब एक्स मानू या 100 मानू, बुक में 100 माना हो, मैं 100 के हिसाब से कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 रुपए है। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है, कि कमीशन देने के बाद मान लिया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 100। तो कमीशन कितनी दोगे मैनेजर को, कितनी कमीशन दोगे मैनेजर, 10 रुपए। तो यही तो तय हुआ था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 10%। तो मुझे बताओ, 10 रुपए की कमीशन देने के बाद अगर प्रॉफिट 100 रुपए है, तो 10 रुपए की कमीशन देने से पहले मतलब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? अगर 10 रुपए की कमीशन देने के बाद प्रॉफिट 100 रुपए है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन देने से पहले कितना होगा? 110। बस अब यहां से लिख दो, निकाल दो कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर 110 है तो कमीशन 10 है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 9900 है तो कमीशन कितनी बनेगी? तो 10/110 into 9900 इज इक्वल टू 900। तो एक बार करके देखो, 9900 में से 900 कमीशन देने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 9000। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या ये अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का 10% है क्या? है कि 900 इज 10% ऑफ 9000, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इतना लंबा आपको वैसे करके नहीं दिखाना है, बस जब क्वेश्चन में लिखा हो ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसमें आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा। बुक में तो सीधा ऐसा लिखा हुआ है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं समझा रखी उन्होंने। उन्होंने कहा है ऐसा कर दो, परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, जैसे इसमें 10% है तो 10/110। 5% होगा तो 5/105। 20% होगा तो 20/120। ठीक है, तो ये केस 1 और केस 2 ये आपके एग्जाम में 99% आएगा, और क्लास 12 में पहले ही चैप्टर से ये बात आ जाएगी, पूरे चैप्टर में चलेगी और आगे चल के कई बार आएगी। तो ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी, इससे इसका कोई ऑप्शन नहीं है, समझनी ही पड़ेगी। तो इसे जल्दी से नोट करो और फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो अब हम जो करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 15। मोस्ट प्रोबेबली इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जो फाइनल एग्जाम होगी 11। देखो सारा क्वेश्चन तो मैं अभी क्लास में नहीं कर सकता क्योंकि समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सारी एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। जो आइटम ट्रायल में इसमें दिया तो आपको पता ही है कहाँ जाता है, मेन दिक्कत तो एडजस्टमेंट की है। तो पेज नंबर निकालो 19.36, 19.36 टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 रेडी? Wages for March 2024 rupees 2100 have not yet been paid। बताओ देवांगिनी, क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका? पहला पॉइंट पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ना। तो wages have not yet been paid mean outstanding wages, expense due but not paid। खर्चा हो गया है, पे नहीं करा। एक तो वेजेस में ऐड कर देंगे, एक लाइबिलिटी में दिखा देंगे। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 600 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। कि जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड है इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या करेंगे इसका? गलत है, जनरल एक्सपेंस में से माइनस होगा और असेट्स में आ जाएगा। देखना जनरल एक्सपेंस कितने के, चेक करना जरा एक बारी। यानी कि 2500 की हमने टोटल पेमेंट करी है, जिसमें से 600 जो है वो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो अगले साल का खर्चा है।
इस साल का जो है वो केवल बनता है 1900। एक तो एक्सपेंस में से माइनस कर दिया, और दूसरा बैलेंस शीट में कहाँ आ जाएगा, एसेट्स में। प्री पेड एक्सपेंस नेचर वाइज ही एसेट्स है वो हमारे। नेक्स्ट, half of the amount due from Param, rupees 500, included in sundry debtor, is unrecoverable and create a provision for doubtful debts at the rate of 5% on other debt. वो कह रहे हैं परम जो डेटर में इंक्लूड है 800 रुपए से, उसमें से आधे पैसे हमारे जो है, नहीं पूरे के पूरे जो है ना, पूरे पैसे लेके आना ना, आधे आधे जो है इरिकवरेबल है, आधे पैसे इरिकवरेबल है, आधे रिकवरेबल है। एक तो ये कहना सर, यानी सीधा सीधा ये कहने की कि 400 रुपए के बेड डेट्स हो गए, उसमें इस तरीके से देखो। पर इतना करें, जरा देखो ट्रायल बैलेंस पे डेटर कितने के हैं, चेक करो ट्रायल बैलेंस में। 30। चेक करो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स कितने के हैं। जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है वो पी&एल के डेबिट में आ जाएंगे। और अभी अभी हमने पढ़ा परम जो डेटर में इंक्लूड है 800 से, उसकी आधी अमाउंट इरिकवरेबल है, यानी कि 400 रुपए के बेड डेट्स हैं। एक तो डेटर में से माइनस हो जाएंगे, एक तो डेटर में से माइनस हो गए, और पी&एल के डेबिट में इसी में ऐड कर देंगे फर्दर बेड डेट्स। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अभी डेप्रिसिएशन पे आएंगे, जो जो समझा रहा था नहीं हो तो समझ लो। आगे वो कह रहा है क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन अदर डेट। किस अमाउंट का 5%? गलत। 29,200 का 5%, क्योंकि उसने बोला अदर डेटर पर बनाना है, परम पर नहीं बनाना। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि भैया परम से आधे पैसे डूबेंगे और आधे मिलेंगे, तो जो मिलेंगे उस पर प्रोविजन नहीं बनाना, ऐसा वो चाहता है। इसलिए उसने बोला है कि बाकी डेटर पर प्रोविजन कैलकुलेट करो। ये अच्छा, ये न्यू प्रोविजन है कि ओल्ड? ओल्ड। जो एडजस्टमेंट में होता है वो कौन सा प्रोविजन होता है? न्यू। और जो ट्रायल बैलेंस में होता है वो कौन सा प्रोविजन होता है? ओल्ड। तो न्यू प्रोविजन एक तो डेटर में से माइनस हो जाएगा, 29,200 का 5%, कितना बनेगा? जरा क्या देख लेते, सोल्यूशन में देख लेता हूँ। ये हो गया 1460। और दूसरा पी&एल अकाउंट के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1 + 2 + 3। और मैंने क्या बताया था, इसमें से क्या माइनस करते हैं? ओल्ड प्रोविजन। देखो जरा चेक करो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है क्या, ओल्ड प्रोविजन? नहीं दिया हुआ, सही कह रहे हो। अगर होता तो माइनस कर देते, फिलहाल तो यही अमाउंट आएगी। कुछ पूछना है किसी को उसमें? बेड डेट्स रिकवर्ड अगर होता है तो वो आएगा इधर पी&एल अकाउंट के साइड में। जैसे 400 में डूब रहे हैं, 400 रुपए की रिकवरी नहीं हो रही, बेड डेट्स रिकवर्ड कब होते हैं? जैसे अभी 400 में डूब गए, सुन तो लो, 400 में डूब गए, फिर अगले साल उसमें 400 में से मान लो 300 रुपए दे दी, उसको बोलेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड होना। अभी तो डेटर से 800 रुपए लेने से 400 डूब गए, 400 मिल जाएंगी, मिले वो भी नहीं है, मिल जाएंगे। वो हाँ, वो ट्रायल बैलेंस में ही होगा, बेड डेट्स रिकवर ट्रायल बैलेंस में ही होता है। चलो नेक्स्ट देखो, एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन इज ऑन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर, दिस एंड दिस एंड दिस। ये तो सिंपल है, असेट्स में से माइनस कर देंगे और पी&एल के डेबिट में दिखा देंगे, इससे तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, loan from Mrs. Narayan was taken on 1st of October 2023. Interest has not yet been paid. मिसिज नारायण से हमने कितने का लोन लिया है, चेक करो जरा ट्रायल बैलेंस में कितने का है, कहाँ आएगा? कहाँ?
लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम मिसेस नारायण। अब वो कह रहा है मिसेस नारायण से जो लोन लिया है वो लिया 1 अक्टूबर 2023 को, और जिस पर अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। पहले कैलकुलेट कर ले कितना बनता है इंटरेस्ट। 30,000 पर 30,000 पर 10%, 10% है कितना, 9% के रेट से कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए हैं। 2700 का आधा कितना होता है, 1350। तो क्या करेंगे जिसका इंटरेस्ट ऑन लोन का, पी एंड एल के डेबिट में आएगा क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। और एक लाइबिलिटी में आ जाएगा, इसी में लोन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, चलो ये तो कर लोगे। अब वही मेन पॉइंट जिसके लिए मैंने क्वेश्चन कराया, मैनेजर इज टू गेट commission of 10% of the profit after charging such commission, after charging such commission, कमीशन देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट के ऊपर 10% कमीशन देनी है। सबसे पहले मुझे बताओ मैं करूंगा कैसे, कैसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लूंगा। डेबिट साइड ऐड कर दी, चलो कर दी। फिर नेट प्रॉफिट है, ऐसे कैसे डेबिट साइड ऐड करने से प्रॉफिट आ जाता है। क्रेडिट का भी तो टोटल लगाऊंगा भाई। ये बोलो क्रेडिट साइड में से डेबिट के सारे एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकालना। क्या क्या कहा मैंने, क्रेडिट का टोटल, क्रेडिट डेबिट में से नेट प्रॉफिट निकालो, क्रेडिट में से डेबिट के सारे खर्चे माइनस करके मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगा। और जो वो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा कि आफ्टर कमीशन होगा, क्योंकि कमीशन तो 3 ही है तो बिफोर है। तो ये आ रहा है सब कुछ मैं बताता हूँ। तो इसमें इन्होंने प्रॉफिट निकाला है डेबिट में से, क्रेडिट में से सारे डेबिट के आइटम माइनस करके आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अभी अभी करता हूँ। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ रहा है इसमें हमारा 30,640। और मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे कमीशन, 10/110, बस। तो ये हो गया 10/110 करके, ये आ गया 2785। और ये 2785 की जो कमीशन है, एक तो ये पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगी, और दूसरी जगह कहाँ आएगी, एक तो पी एंड एल के डेबिट में आ गई, और अरे कॉमन सेंस ही लगा लो, लाइबिलिटी में देने हैं पैसे, आउटस्टैंडिंग कमीशन ऑफ मैनेजर। क्या मैनेजर, थोड़ा दिमाग इस तरह से लगाना ही पड़ेगा आपको अपना, हर चीज याद नहीं रख सकते आप। अब अब अगर आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो कितना निकलेगा, 30,640 में से इतनी कमीशन दे दी, तो बाकी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा आपका 27,855। और वैसे वेरीफाई कर सकते हो आप, 27,855 आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जहां हमने कमीशन दी है क्या वो एग्जैक्टली प्रॉफिट का 10% बन रही है, कमीशन देने के बाद वाले प्रॉफिट का 10% बन रही है क्या वो कमीशन। यहाँ देखो ना, सामने देखो, क्या हमने इतनी कमीशन दी है, ठीक है। मेरे दिमाग में, हाँ, आप कह रहे थे अगर लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो कमीशन देंगे ही। हमने प्रॉफिट पे कमीशन देनी है, प्रॉफिट हुआ नहीं तो किस बात की कमीशन, तो कमीशन वाली एडजस्टमेंट इग्नोर कर लेनी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं। ये सबसे टफ क्वेश्चन में से है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझा दूं एडजस्टमेंट कुछ। तो देखो इलस्ट्रेट, होमवर्क में बैठ के आराम से क्वेश्चन करना,
पेशेंस रख के, टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन हो, लेकिन 3-4 क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझ के कर लिए तो आप ट्रैक पे आ जाओ, आराम से हो जाएगा। अगर आप सोचो कि केवल मैं क्लास में जाऊंगा ट्यूशन में, सर कोई ऐसे छू 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 मंत्र काली और मैं 50 क्वेश्चन में कराता हूँ ना खड़े होके बोल, तब भी जब तुम पहला क्वेश्चन करोगे तो नहीं कर पाओगे। पहले क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको ही स्टार्ट करना है, कहाँ से शुरू से करना है, बीच में से करना है, एंड में से करना है, करना आप ही को है। अटक अटक के समझ के करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना इस बात को। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं खड़े होकर 50 क्वेश्चन भी करा दूं तो भी बच्चा जब पहला क्वेश्चन करता है उससे नहीं होता। करना तो आपको पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 16, 16 पेज नंबर 19.39। इलस्ट्रेशन नंबर 16, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 19.39। इसकी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, और फिर घर पे आके आप बैठ के आराम से करना। पहला है क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल है। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ना देवांगी। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन, जैसे हम बताओ, आप ही बताओ। उसमें नहीं लिखा हुआ, मेरी तरफ देख के बताना, उसमें थोड़ा लिखा पड़ा है। क्या करूँ, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, नहीं पता। कार्तिक है, डायरेक्ट तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेस करके असेट्स में से क्यों लेस कर देंगे, फिर पी एंड डेबिट में दिखा देंगे खर्चा। आ रहा हूँ। अलाउ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मुझे इसकी जनरल एंट्री बताओ कि आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है। आईओसी डेबिट। वेरी गुड। आईओसी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को एक्सप्लेन करो कि भाई आईओसी को आपने एज पर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्यों डेबिट किया है। 12th में डे 1 यही एंट्री आने वाली है, डे 1, और पूरा साल चलेगी। किसी से भी आता है, उसी से बता दो। कैपिटल हमारा जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सही है। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि आईओसी देने हम उसके घर नहीं जाएंगे, प्रोप्राइटरी की कैपिटल में ऐड कर देंगे। जैसे बैंक में हमें इंटरेस्ट देना होता है तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में ऐड कर देते हैं। हमने प्रोप्राइटर को उसकी कैपिटल में इंटरेस्ट देना है, हमने उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया, तो इसलिए कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आईओसी को क्यों डेबिट किया, इनकम नहीं है भाई साहब, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट होता है। हम बिजनेस है, हम प्रोप्राइटर नहीं है, हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है एज ए कैपिटल, हमें तो इंटरेस्ट देना है, हमारा खर्चा है। अब सोचो, अब यहीं से पता चल रहा है क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, आप बताओ। एक तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यहीं से दिख रहा है, और दूसरा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा क्योंकि खर्चा है। ठीक है जी, एक बार सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में देखो इस एंट्री को क्या किया हुआ है इन्होंने, चेक करो, सॉल्यूशन देख के चेक करो। चलो, इसी में है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या जनरल एंट्री होती है मनीषा, ड्राइंग डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। गुड, एक्सप्लेन करो। नहीं, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग ड्राइंग ही होता है, ऐसे डिडक्ट करेंगे कैपिटल, ये लाइक ए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को डेबिट किया, सही है। और इनकम है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा और क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि आपने बताया इनकम हमारी। ठीक है, एक और एडजस्टमेंट जो मैंने लास्ट क्लास में भी शायद कराई थी, या लास्ट क्लास में कराई होगी, और वो है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी एडजस्टमेंट। एक बार फिर से करा देता हूँ उसको। जैसे मान लो 10,000 रुपए का गुड्स डैमेज हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला मीम मैंने, मैंने क्या बोला, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारा ध्यान कैसे चला जाता है इधर उधर। जब मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे होते, जब मेरे ध्यान थोड़ा सा इधर से पढ़ाते पढ़ते, वैसे चल बहुत शरारती रहूंगा, पढ़ते हैं मतलब नहीं, जब मेरा ध्यान इधर से उधर चला रहा,
लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। सेलिंग प्राइस को इग्नोर कर देना अगर सेलिंग प्राइस दिया भी है तो। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम बाय ₹6,000। याद है जब मैं जनरलिटी पढ़ाता था तो मैंने बोला था ये जनरलिटी एग्जाम में जरूर आती है, शायद आई भी होगी, तुमने देखा होगा बहुतों में आई होगी। पहले इसकी जनरल एंट्री कर, क्या एंट्री होगी इसकी बताओ। नहीं, गुड्स डैमेज हुआ है, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स गुड्स सॉरी, बताना चाहिए था मुझे। हाँ, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। परचेज को बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, कितने से। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा कितना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, क्या एंट्री होगी इसकी। इंश्योरेंस अकाउंट हम्म लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज नहीं, टू लॉस बाय फायर। परचेज में से तो एक बार माइनस होना था, हो गया। इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट है बाय नेचर, डेबिट इफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन फ्यूचर। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलते हैं, तो उनको डेबिट करके अपने डेटर बना दिया। तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएंगे, असेट्स में। टू परचेज करने से परचेज क्या हो रही है, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट समझते चलना। फाइनल अकाउंट में परचेज में से माइनस करेंगे 10,000, इंश्योरेंस कंपनी को असेट्स में दिखाएंगे 6,000 से, और फाइनली कितने का लॉस हुआ, 4,000 का। इसने कंबाइंड एंट्री बता दी थी, वो सही थी तुम्हारी। इसने एंट्री बोली थी साथ में P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, वो मैं अलग से दिखा रहा हूँ। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो फाइनली P&L के डेबिट में कितने रुपए चले गए, और लॉस बाय फायर का अकाउंट हो गया क्लोज। जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट हो गया। लॉस बाय फायर जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट हो गया, तो लॉस बाय फायर का अकाउंट क्लोज हो गया। तो फाइनली परचेज में से माइनस हो गए 10,000, असेट्स में चले गए 6,000, P&L के डेबिट में चले गए 4,000। हाँ वही वही, परचेज में से माइनस हो गए कितने, पीएनएल के डेबिट में चले गए, असेट्स में कितने चले गए। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके हमने अपना डेटर बनाया, वो असेट्स में जाए। जनरल एंट्री होती है तो एक स्टेप और आगे भी होता है। एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आफ्टर द 15 डेज, कि 15 दिन बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया, तो क्या एंट्री होगी इसके बाद, एक और एंट्री होगी फिर जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो। सोचो, एंट्री रखनी थोड़ा ना होती है, बनानी होती है, बना। 15 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। भाई इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके डेटर बनाया था, अब क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दो। भाई जब पैसे मिल गए तो खत्म हो गया ना, फिर तो डेटर आएगी। और बेसिक तरीके से सोचना है तो क्रेडिट द गिवर। इंश्योरेंस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। अच्छी बात यह है कि दिमाग में चलना चाहिए कि पहले इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करके हमने अपना डेटर बनाया था, और अब उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं क्रेडिट करके। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच, असेट्स को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो। देखो मैनेजर कमीशन आपके एग्जाम में आएगी, लॉस बाय फायर आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बेसिक है, वो तो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, 99% यही एडजस्टमेंट होंगे। बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, लॉस बाय फायर, मैनेजर कमीशन। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, और क्लोजिंग स्टॉक, वो तो बेसिक है, देंगे नहीं देंगे कितना देंगे। पर ये चार एडजस्टमेंट जुड़ाएंगे जिसमें आप गलती कर सकते हो। तो टाइम क्या है, सर आपने डाउट डेट्स करा बहुत करवा दिया। मैं वापस करा। टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 15-16 तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तो आप करने ही चाहिए आपको, क्योंकि इन दोनों की एडजस्टमेंट हमने अभी डिस्कस करी। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 16। इसके अलावा
अच्छी बात होगी कि अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 19 भी कर दो, क्योंकि टाइम कम है, फिर अब तो आप लोग छुट्टियों पे चले गए। 15, 16, 19 तीन इलस्ट्रेशन कर लेना अच्छे। ओके जी, बाय, फिर मिलते हैं। बाय।